स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस जंक्शन पर। और कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। और पिछले दिन हम लोगों ने हिस्ट्री के, इतिहास के, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की अतीत के बारे में हम पढ़े थे, हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे कि उसका हिस्ट्री कैसे रहा था, और प्रमुख प्रमुख नगरों के बारे में भी जाने थे। आज हम जानेंगे यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जानेंगे। क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता को आज जो हम पालन कर रहे हैं वो सभ्यता कैसी थी और उसकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है, तो आइए हम बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। चलिए हम इसकी विशेषता के फर्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है नगरीय योजना और विन्यास, यानी कि वहां का नगरीय योजना जो था वो उसका विशेषता कैसी थी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक जो है हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय योजना के लिए क्या था, जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता जो था उसे हम लोग ने पिछले क्लास में ये भी देखा था कि इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता था, क्योंकि सबसे पहली बार यहाँ पर क्या हुआ था, नगर का विकास हुआ था। तो यह इसलिए भी जाना जाता था क्योंकि इसके क्या था, नगरीय योजना सबसे विकसित मानी जाती थी। ठीक है, सेकेंड टॉपिक की ओर चलते हैं, सेकेंड लाइन की ओर। तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग के जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास किया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है पिछले बार भी हम लोग जब नगर का देखे थे तो उसमें क्या देखे थे, नगरीय योजना जब हम देखे थे उसमें देखे थे कि जो मोहनजोदाड़ो था या तो फिर जो हड़प्पा थी उसमें क्या था कि टीले थे। ठीक है ना, नगरों में क्या था, अपना अपना दुर्ग था जिसे हम लोग टीला भी कहा करते थे। ठीक है, तो यहाँ जो था हड़प्पा और नगरों में अपने अपने दुर्ग हुआ करते थे। ठीक है ना, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे। ये भी देखे थे कि वो कुछ ऊंचाई पर होते थे और वहां पर मुख्यतः जो होते थे वो उच्च वर्ग के निवास करते थे, जैसे प्रशासनिक वर्ग हो गए। ठीक है, ये सब लोग वहां पर क्या करते थे, निवास करते थे। ठीक है, तो ये भी एक क्या थी, नगरीय योजना की ये क्या थी, विशेषता थी। ठीक है, अगर हम थर्ड पॉइंट की ओर चले तो थर्ड पॉइंट में क्या है कि सिंधु सभ्यता में ग्रिड प्रणाली थी। क्या थी, ग्रिड प्रणाली थी, जिसके वजह से इसकी सड़कें जो थी वो समकोण पर काटती थी। ठीक है, क्या काटती थी, समकोण पर काटती थी। पिछले नगरीय योजना में भी जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें भी मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता में क्या सड़कें जो होती थी इस तरीका का होता था, और यहाँ पर आकर क्या करती थी, ये जो सड़कें थी ये सब एक दूसरे को कहां पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। तो ये भी इसकी क्या थी, एक मुख्य विशेषता मानी जाती है नगरीय योजना का। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है इसकी प्रमुख विशेषता ईंटों से भवन निर्माण था। क्या था, ईंटों से भवन निर्माण था। अब सिंधु घाटी सभ्यता के समय में क्या होता था कि लोग ईंट बनाते थे और ईंट बनाकर उसे क्या करते थे, पकाया जाता था आग में, ताकि वो क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो जाए। आज भी हम उसे फॉलो कर रहे हैं, हम अपने घर को, मकान को बनाने के लिए क्या पकी हुई ईंट का यूज कर रहे हैं। लेकिन जो और भी सभ्यताएं वहां पर जो विकसित हुई थी, विश्व में जो विकसित हुई थी, जैसे मिस्र की सभ्यता हो गया, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता हो गए, मिस्र की सभ्यता में तो क्या होता था कि उस समय कच्चे ईंटों का प्रयोग किया जाता था मकान बनाने में। लेकिन हमारी जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें क्या पकी हुई ईंट का उपयोग किया जाता था भवन निर्माण में, इसलिए भी इसकी नगरीय योजना काफी विख्यात थी। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ जो था अन्न भंडारों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है ना, सभी जो शहर थे, सभी जो क्या थे, नगर थे, उन सभी नगरों में क्या अन्न भंडारों का भी निर्माण करवाया था, क्योंकि उस टाइम जो था अन्न भंडारण का सुविधा नहीं था। लेकिन हमारी जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें क्या अन्न भंडारों का निर्माण करवाया ताकि हमें अनाज की कभी दिक्कत ना हो सके। अभी भी हम अपने घरों में क्या करते हैं, अनाज को भंडारित करके रखते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की ओर, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें क्या लिखा हुआ है कि पकी हुई ईंटों का निर्माण कर प्रयोग करना। ठीक है ना, अब अभी हमने बताया कि पकी हुई ईंट, ठीक है, ईंट को क्या किया जाता था, पकाया जाता था और उसको भवन निर्माण में क्या किया जाता था, यूज किया जाता था, जिससे क्या घर का जो मजबूती था वो बढ़ जाता था, ईंटों की मजबूती क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। तो ये सब चीज हम
उसी टाइम से सिंधु घाटी सभ्यता के समय से जानते थे और आज भी हम उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसी में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े तो जल निकासी प्रणाली। ठीक है, जल निकासी प्रणाली यानी कि यहां से इसका क्या आउटलेट, जो आउटलेट होता था वहां की नालियों का, वहां की बड़े बड़े नालाओं का, वो क्या था, वो भी क्या थी, काफी विकसित था। जैसे अभी हमारे आसपास में जो है नाली किस तरीके से निकलता है, सड़क के बीच से, गली के बीच से निकाला जाता है और उस पे क्या ढक्कन लगाया जाता है जिससे क्या गंदगी ना फैले। तो उस समय के भी लोग क्या करते थे, यही काम किया करते थे। जल निकासी का काफी अच्छा सुविधा था वहां पे, काफी अच्छा प्रणाली बनाया गया था। और इससे यह भी पता चलता है कि उस समय के लोग साफ सफाई पर कितना ज्यादा ध्यान देते थे। अगर ऐसा ना होता तो वो नालियां के लिए निकासी नहीं कर पाते, और निकासी नहीं कर पाते तो क्या गंदगी काफी ज्यादा में फैलता। तो इसलिए माना जाता है कि वहां के लोग जो थे वो हाइजीन पे भी काफी ध्यान दिया करते थे। तो यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा कि नगरीय योजना क्या था इसका और उसकी विशेषता क्या थी, इसकी सिंधु घाटी सभ्यता तक की। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आगे अब हम चलते हैं कृषि की ओर। ठीक है, इसका दूसरी विशेषता क्या थी, यहाँ के लोग कृषि करना भी, फार्मिंग करना भी बहुत अच्छे से जानते थे। ठीक है, क्या बहुत अच्छे से जानते थे, कल्टीवेशन। ठीक है ना, क्या कृषि करना भी बहुत अच्छे से लोग जानते थे। तो कृषि का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे, हड़प्पाई गांव नदी के आसपास बसे हुए थे। ठीक है ना, हड़प्पा का जो गांव था, हड़प्पा का जो विलेजेस थे वो कहां पे बसे हुए थे, वो ज्यादातर नदी के किनारे ही बसे हुए थे। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, सिंधु नदी के किनारे थी। तो इस तरीके से सभी जो वहां पे जो गांव होते थे वो क्या नदी के किनारे बसते थे, ताकि वहां पे कृषि करें तो क्या जल का कभी दिक्कत ना हो हमें। ठीक है ना, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। अब जो गांव जो जमीन होता है वो नदी के किनारे जो होता है वो काफी उपजाऊ होता है, जिसमें क्या बहुत सारे जो अन्न होते हैं वो क्या काफी मात्रा में उपजते हैं, क्योंकि पानी का कभी दिक्कत वहां पे नहीं हो पाता है, और जो मिट्टी जो होता है वो भी क्या होता है, बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है, इसलिए भी लोग नदी के किनारे बसा करते थे, रहा करते थे। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेते हैं दोस्तों कि प्रमुख फसल इसकी क्या क्या थी। ठीक है ना, क्या प्रमुख फसल क्या था, तो इसका प्रमुख फसल गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर, कपास आदि था। ठीक है ना, ये सब उनका क्या था, प्रमुख फसल थे। अगर हम अगली पॉइंट की ओर बात कर लें, अगली पॉइंट, तो अगला पॉइंट है क्या, गुजरात के कुछ स्थानों पर बाजार के भी साक्ष्य मिले हैं। अब भारत में जो गुजरात राज्य है वहां पर जो सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का जो मतलब खुदाई हुआ था, उसमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर क्या था, बाजार भी पहले लोग लगाया करते थे ताकि उनके सामानों का क्या हो सके, विनिमय हो सके। ठीक है, और विनिमय प्रणाली का ही उन लोग क्या करते थे, यूज करते थे, मतलब कि वस्तु देकर वस्तु लेना। ठीक है ना, उस समय मुद्राएं क्या थी, प्रचलित नहीं थी, मुद्रा उस समय प्रचलन में नहीं था। तो क्या वस्तु देकर वस्तु को क्या कर लेना, खरीद लेना, यही क्या था उस समय का बाजार का प्रणाली था। ठीक है, अगर अगली पॉइंट की ओर बात करें हम लोग, तो सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास की खेती करना प्रारंभ किए थे। ठीक है ना, अब सबसे पहले कौन सा फसल का खेती करना उन्होंने शुरू किए थे, तो सबसे पहले वो लोग क्या कपास की खेती करना प्रारंभ किए थे। ठीक है ना, अगला पॉइंट की ओर अगर बढ़े तो मुहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिलते हैं। ठीक है, तथा बैलों से जुते खेत के भी साक्ष्य मिलते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम समझते हैं इसको, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था तो उससे हम लोगों को क्या मिला था, उससे हम लोगों को मुहर भी मिला था। और मुहरों पर जो मुहर हम लोग मारते हैं, उस मुहरों पर क्या था, टेराकोटा की मूर्तियों पर। ठीक है, मुहरों और टेराकोटा की मूर्ति क्या होता है, तो टेराकोटा की मूर्ति वैसे मूर्ति को कहते हैं जो कि क्या कांस्य का बना होता है। उसमें क्या किया जाता था पहले कि मोम का मूर्ति बनाया जाता था। ठीक है, मोम का बनाकर उसके ऊपर क्या किया जाता था, मिट्टी से लेप किया जाता था, और उसे फिर क्या किया जाता, पकाया जाता था। आग में पकाने के बाद क्या होता था कि जब वो पक जाता था तो उसमें क्या एक साइड से क्या होता था, कहीं से भी होल होता था, छिद्र होता था, जिसके जरिए क्या जो पकते समय जो उसका मोम होता था वो उस छिद्र से बाहर आ जाता था, और बाहर आ जाने के बाद वो क्या हो जाता था, खोखला हो जाता था।
अब जो पक जाता था, अब उसमें क्या किया जाता था कि जो धातुएं होते थे, जैसे कांस्य हो गया या और भी कोई धातु, तो उसको पिघला कर उन लोग क्या करते थे, उसमें डाल देते थे, और फिर से जब वो मिट्टी को तोड़कर हटाया जाता था तो क्या निकल जाता था, कांस्य का मूर्ति बनकर निकल जाता था। ठीक है, कांस्य को पिघलाकर उसमें डाल दिया जाता था। तो इस प्रकार इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेराकोटा की मूर्ति बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इस पे किस चीज का चित्र मिला था, सांड का चित्र मिला था। सांड मिलते थे तथा बैलों से जुते हुए खेत के साथ। अब जब सांड का साक्ष्य मिला तो इसका मतलब यह था कि वहां के लोग क्या, खेतों की जुताई भी किया करते थे। ठीक है ना। तो ये भी पता चला। अगर हम अगली पॉइंट की ओर बात करें, अगली पॉइंट जो बात करते हैं कृषि के साथ साथ पशुपालन, वहां के लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशुपालन, कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर क्या, पशुपालन भी किया करते थे। ठीक है ना। हम अगली पॉइंट पर बात कर लें तो घोड़ों का साक्ष्य मोहनजोदाड़ो और लोथल। ठीक है ना। क्या, मोहनजोदाड़ो और लोथल की एक टेराकोटा की मूर्ति से मिलती है। ठीक है। तो घोड़ों का साक्ष्य की पहले के लोग घोड़े भी क्या करते थे, पाला करते थे, तो उसका साक्ष्य हमको कहा मोहनजोदाड़ो और लोथल की एक टेराकोटा मूर्ति से मिली थी। मोहनजोदाड़ो और लोथल में क्या मिला था, मूर्ति मिला था, टेराकोटा की मूर्ति मिली थी, जिससे हम लोग यह पता चलता है कि क्या उस सभ्यता के लोग क्या घोड़ों का क्या करते थे, पालन किया करते थे। ठीक है। तो अगले टॉपिक पर, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता के अगले टॉपिक पर जो क्या था, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिख दिया है कि अनगिनत संख्या में मिले मुहरों। ठीक है। मुहर जो था वो क्या मिला था, अनगिनत संख्या में मिलने के कारण एक समान लिपि। ठीक है। एक समान लिपि का मतलब क्या, कि सभी को क्या एक ही जैसा भाषा आता था। जैसे हम लोग अभी हिंदी बात कर रहे हैं तो अगला भी व्यक्ति क्या हिंदी में ही बात करें, तो इसे क्या एक समान लिपि। वजन और मापन की विधियों, वजन और मापन, अभी हम लोग वजन क्या करते हैं, तराजू वगैरह पे करते हैं। ठीक है। मापना, ठीक है, कपड़े को मापना या फिर द्रव्यों को मापना। ठीक है। तो ये क्या था, उसी विधि से क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व का पता चलता है। ठीक है। तो क्या हुआ कि वहां जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उससे हम लोग को क्या मिला, बहुत सारे मुहर होने का साक्ष्य मिला कि मुहरों का उपयोग किया जाता था। और उसके बाद फिर क्या, यहाँ का जो था एक समान लिपि, हर जगह पे एक ही लिपि का उपयोग किया गया था, क्या करने में, अपनी भाषा को व्यक्त करने के लिए। ठीक है। तो इससे भी, और फिर क्या, वजन या फिर मापन की विधि, वजन और मापन की विधि का भी साक्ष्य मिला था। तो इससे क्या पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में जो व्यापार था वो बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है। क्या, बहुत ही क्या था, महत्वपूर्ण था, महत्व रखता था उनके जीवनों में। ठीक है। क्या, व्यापार। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में ध्यान से सुनिएगा कि हड़प्पाई लोग जो थे वो पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार किया करते थे। किसकी चीज का, तो पत्थर का, धातु का, सीप का या तो फिर शंख का। जितने भी महंगे महंगे क्या थे, धातु होते थे, शंख होता था, पत्थर होता था, वो सब चीजों का उन लोग क्या करते थे, व्यापार किया करते थे। ठीक है ना। अगला पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है ना। अब अभी हम पीछे भी बताए थे कि धातु मुद्रा का प्रयोग उस समय नहीं होता था। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था तो लोग क्या, व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, मौजूद थी। अब वस्तु विनिमय प्रणाली उन लोग क्या करते थे, यूज करते थे। उसमें क्या होता था कि अपना वस्तु, जैसे किसी का कोई वस्तु है, उसको क्या करना, उसको कुछ और खाने का सामान खरीदना है, तो वो क्या करता कि धातु को ले जाकर बाजार में क्या करता, जो खाने का वस्तु बेचा करता था उसको वो धातु दे देता था और उससे वो क्या ले लेता था, खाना। या तो फिर जिस चीज का क्या जरूरत होता था वो चीज वो क्या वस्तु को विनिमय करके और अपना काम चलाया करते थे। तो यही प्रणाली उस समय व्यापार के रूप में क्या था, मौजूद था, क्योंकि उस समय क्या धातु का मुद्रा वहां पे यूज नहीं किया जाता था। ठीक है। ये था उनका क्या अर्थव्यवस्था, इस तरीके से उनकी क्या इकोनॉमी चलती थी। ठीक है ना। अब हम अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अगले टॉपिक क्या था, शिल्प कला के बारे में जान लेते हैं कि वहां का शिल्प कला कैसा था। तो शिल्प कला, हड़प्पाई कांस्य की मूर्ति बनाने की विधि से भली भांति क्या थे, परिचित थे।
ठीक है ना। अब हड़प्पा के जो लोग थे, अभी हम बताए थे कि टेराकोटा की मूर्तियां कैसे बनाया जाता था, ठीक है। तो इससे साफ जाहिर होता था, या फिर ये सब कांसे की मूर्ति ये सब का साक्ष्य मिलने से ये पता चलता है कि हड़प्पा की सभ्यता के जो लोग थे वो कांसे की मूर्ति बनाने का विधि भी जानते थे, और विधि जानते थे तभी तो मूर्ति बनाए, ठीक है। तो उनकी विधि से क्या थी, ये भली भांति क्या थे, परिचित थे। अगला पॉइंट हम अगर बात कर लें तो अगला पॉइंट जो शिल्प कला था, तो अब क्या केवल कांसे का ही बनता था, नहीं तांबा का भी बनाया जाता था। तो तांबा जो था वो कहां से, राजस्थान के खेतड़ी खान से क्या किया जाता था, लाया जाता था। राजस्थान के खेतड़ी एक खान थी, वहां से क्या तांबा का लाया जाता था, और उससे क्या बनाया जाता, शिल्प कला बनाया जाता था, मूर्तियां बनाई जाती थी। अगली पॉइंट अगर हम बात कर लें तो टीन की भी मूर्ति क्या मिली थी सिंधु सभ्यता में। तो टीन जो था वो अनुमानतः अफगान से लाया जाता था, अफगानिस्तान से लाया जाता था, ठीक है ना। टीन कहां से लाया जाता था, अफगानिस्तान से। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि बड़े बड़े निर्मित संरचनाओं से राजमिस्त्री होने का भी साक्ष्य क्या हुआ था, मिलता है, ठीक है। अब जैसे देखिए बड़े बड़े संरचना भी क्या मिले थे, सिंधु घाटी सभ्यता में मिले था, जैसे कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग, 1 तल्ला 2 तल्ला, ठीक है ना। तो उस समय जो ये सब संरचना मिला था, टीला का संरचना मिला था, गोलनुमा चबूतरा का संरचना मिला था। तो ये सब मिलने से यह पता चलता है कि वहां जो था उस सभ्यता में जो थे क्या राजमिस्त्री लोग भी क्या करते थे, हुआ करते थे, तभी तो इतने बड़े बड़े संरचनाओं का क्या किया गया था, निर्माण कराया गया था। तो कौन करता है इसको निर्माण, राजमिस्त्री ना करता कि हम लोग करते या फिर अन्य जनता करता, नहीं राजमिस्त्री ही करता। अभी भी हम लोग क्या करते हैं, हाँ हम लोग घर द्वार थोड़ी बनाते हैं, बनाता कौन है, राजमिस्त्री बनाता है। तो उस समय भी क्या राजमिस्त्री बनाता होगा, ठीक है। तो इसका भी साक्ष्य हम लोग को कहां से मिला, सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिला। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि जौहर वर्ग, जो कि सोना चांदी का व्यापार करते थे, जौहर वर्ग जो था वो क्या करता था, वर्ग सोने चांदी और कीमती पत्थरों से क्या बनाते थे, आभूषण निर्माण किया करते थे। अब उस समय भी क्या था, जौहर लोग था, मतलब सोनार लोग था। तो उन लोग क्या करता था कि क्या चांदी और सोना चांदी के पत्थरों से क्या आभूषण बनाया करता था, ठीक है ना। अभी हम क्या करते हैं, इस सोना चांदी से ही आभूषण बनाते हैं, ठीक है। तो उस समय के भी लोग इससे पता चलता है कि उस समय सोनार भी हुआ करता था, सोना को कैसे उसको आकार बदलना है वो भी वो जानते था, ठीक है ना, ठीक है। अब मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि लोग जानते थे। अरे भाई सोना चांदी इसका जान गया तक मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं जानता होगा, जरूर जानता होगा। तो उन लोग का था मिट्टी का बर्तन, तब एक से क्या कुम्हार होने का भी क्या मिला था, साक्ष्य पता चल गया कि कुम्हार लोग उस समय भी क्या कर्म के अनुसार क्या बांटा गया था, जाति को बांट दिया गया, तो उस समय भी था, ठीक है ना ये चीज। अगला हम एक पॉइंट लिखे हैं क्या, पुरातत्वविदों के अनुसार इस सभ्यता में कोई भी राजा नहीं हुआ करता था, सभी को समान दर्जा मिला था। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको, कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जब पुरातत्वविदों ने जो बताया वो क्या बताया कि इस सभ्यता में कोई भी राजा नहीं हुआ करता था, सभी को समान दर्जा मिला था। अब उस समय में भी क्या था कि राजा नहीं हुआ करता था, राजा ना होके क्या होता था, सबको सब जितना जनता था वहां के जितना रहने वाले बसने वाले लोग थे सबको का समान दर्जा मिला हुआ था। मतलब जो जैसा काम करेगा उसके हिसाब से उसको क्या मिलता था, महत्व मिलता था क्या में, समाज में, उस सभ्यता में, ठीक है ना। तो वहां का राजा उजा कोई नहीं होता था, सब अपने में राजा था। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसका एंड कैसे हुआ, ठीक है, इसका एंड कैसे हुआ या विलुप्त कैसे हो गया धीरे धीरे, या विलुप्त कैसे हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इतनी विकसित सभ्यता थी वो आखिर विलुप्त कैसे हुआ। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम पहला पॉइंट इसके पतन का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1700 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे। 1700 ईसा पूर्व लगभग, यह भी क्या है अनुमानित ही है, माना ही गया है 1700 ईसा पूर्व जो था
सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का, जो विलुप्त होने का लक्षण क्या होने लगा था, प्रकट होने लगा था। ठीक है, यही कारणों से ऐसा हो रहा था। ठीक है ना। अब चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इस सभ्यता तक इस समय तक इसके दो प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, इस समय तक 1700 ईसा पूर्व तक जो क्या था कि जो प्रमुख दो शहर थे, केंद्र थे, वो कौन था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो दो केंद्र थे वो क्या होने लगे थे, धीरे धीरे क्या हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे। वो उसका क्या हो चुका था, नष्ट हो चुका था, वो विलुप्त हो चुका था, वो शहर रहा ही नहीं था उस समय तक, 1700 ईसा पूर्व तक। ठीक है ना। तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इस सभ्यता का अंत, क्या, इस सभ्यता का अंत, इस सभ्यता का अंत, अगला पॉइंट है इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यह भी अभी क्या है, मतभेद में है। अभी भी जो पुरातात्विक विभाग के लोग हैं वो अभी भी ये नहीं पता लगा पाए हैं कि क्या इसका अंत आखिर एग्जैक्टली में हुआ कैसे था, या कोई मतलब इसके लिए कोई प्रमाण या साक्ष्य नहीं मिल पाया कि इसी कारण से ये क्या हो गया था, पतन हो गया था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है ना। ऐसा क्यों अभी तक ये नहीं पता चल पाया है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण जो था वो हड़प्पा की लिपि, हड़प्पा की लिपि जो कि विद्वानों के द्वारा अभी तक क्या किया गया है, पढ़ा नहीं जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक, ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि थी। तो ऐसे ऐसे चित्रों में वो लिखा गया था कि ये पता ही नहीं चल पाता है कि इस चित्र के द्वारा वहां के लोग, उस समय के लोग कहना क्या चाहते थे। ठीक है ना। तो अब जब वही पढ़ने नहीं आ रहा था तो विद्वान लोग कितनों प्रकांड पंडित रहेगा तो वो भी क्या कर पाएगा, नहीं है पढ़ पाएगा, नहीं जान रहा है उस लिपि के बारे में, तो नहीं जान पाएगा। तो ये भी नहीं पता लग पाया का कि इसका अंत किस मुख्यतः किस कारण से हुआ। ठीक है ना। तो अगला पॉइंट फिर हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कि अब जब जानते हैं कि जहां पे हमारा क्या मनुष्य का दिमाग काम करना बंद कर देता है, वहां पे वो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाता है और कल्पना करना शुरू कर देता है कि काहे नहीं ऐसे हुआ होगा तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया होगा। ठीक है। तो जैसे आप कल्पना करना का शुरू कर दिया, तो कल्पना के आधार पर ये माना गया है कि बाढ़ आने के कारण, क्या आने के कारण, बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। ठीक है। अब लोग कल्पना करना शुरू, जितना विद्वान लोग फेल जब हो गए लिपि को पढ़ने में, तो क्या किए, उन लोग कल्पना करना शुरू कर दिए कि आखिर भाई जब ये सभ्यता था तो खत्म आखिर कैसे हो गया, और खत्म हो गया तो इसके लिए क्या कुछ तो कारण रहा होगा। तो वो कारण उन लोग कल्पना करके पता करने लगे कि बाढ़ आया होगा, मान लेते हैं कि बाढ़ आया होगा और बाढ़ में सारा गांव के गांव क्या हो गया होगा, बह गया होगा, या तो फिर बाढ़ आने के कारण वहां के कई लोग, जानवर लोग, आदमी लोग, ठीक है, क्या हो गए होंगे, मर गए होंगे सब के सब, और वहीं पर क्या हो गए होंगे, सड़ गल गए होंगे पानी में डूबने के बाद। और सड़ गलने की वजह से कई तरह के क्या हो पनपा होगा, बीमारी पनपा होगा, जिसके कारण क्या बीमारी पनपने के कारण क्या महामारी आ गया होगा। ठीक है, जिसके कारण महामारी आ गया होगा, और महामारी आने के कारण जो रोग हुआ होगा, या तो फिर और भी कई विद्वानों का काम मानना है कि शायद हो सकता है कि गांव में क्या हो गया होगा, आग लग गया होगा, जिसके कारण सब गांव के गांव का हो गया होगा, जल गया होगा। ठीक है ना। तो जल गया होगा, ये भी लोगों का मानना है और विद्वानों का मानना है। या तो फिर महामारी या तो फिर बाढ़ के कारण क्या हो गया होगा, सब गांव के गांव मर गया, आदमी लोग मर गया, और इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट का बाढ़ का कारण तर्क संगत मान। अब जो बाढ़ का कारण जो है, जो बाढ़ का कारण विद्वानों लोग बताया सोच समझ के कल्पना करके, तो वो उसको तर्क संगत तो हमारे हिस्ट्री में माना गया। ठीक है ना, हमारे इतिहास में उसको तर्क संगत माना गया, इसलिए क्योंकि जो अधिकांशतः गांव जो था, अधिकांशतः गांव वो था कहाँ, अधिकांशतः गांव नदियों के किनारे बसा हुआ था। ठीक है ना, कहाँ बसा हुआ था,
नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए लोग मानते हैं कि बाढ़ आने के कारण गांव के गांव बह गया होगा और यह सभ्यता का हो गया होगा, समाप्त हो गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग क्या सिंधु घाटी सभ्यता का ये चैप्टर समाप्त करते हैं। और इसमें हम लोगों ने जितने चीज भी पढ़े, जितना भी टॉपिक्स पढ़ा हमने, वो क्या था एग्जाम के व्यू से क्या काफी महत्वपूर्ण था। और उस हमने इस टॉपिक में से जितना भी महत्वपूर्ण बातें थी, टॉपिक्स था, पॉइंट था, वो सब हमने क्या किया यहाँ पर आपको बताया है। रिवीजन के तौर पर आप इसे पढ़िए, रिवीजन कीजिए। और अगले टॉपिक में हम बात करेंगे इसके कुछ प्रमुख प्रश्नों के बारे में, बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में, जो कि कहा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है या फिर पूछा गया है, जो ज्यादा से ज्यादा बार पूछा गया, उन सब प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, इसे लाइक कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे तो पढ़े सभी को होंगे, पर एक रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देखकर वो क्या कर सके, याद कर सकें इन सभी मूल बिंदुओं को। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किन्हीं को भी अगर हमारे चैनल, हमारे बातों से, हमारे जो पॉइंट है उसमें किसी को भी तकलीफ होता है, दिक्कत होती है, तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।